नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर सीएम और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। और हर रोज की तरह आज भी हम लेकर के आए हैं कुछ खास, क्योंकि मिस्टर सीएम का मकसद है कि आपके सूबे, आपके राज्य के मुख्यमंत्री आपके लिए क्या सोच रहे हैं और क्या सौगातें लेकर आ रहे हैं, ये हम आप तक सीधा पहुंचाएं और आपके मुख्यमंत्री को हम आपसे सीधा जोड़ सकें। आपके राज्य के मुख्यमंत्री क्या कुछ दिन भर कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में किन किन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया, आपके प्रदेश को क्या सौगातें दी, इस शो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो आज लगातार हम जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए उसमें सीधा सीधा हमने दिखाया कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन आज मिस्टर सीएम में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा नहीं करेंगे। हालांकि इसे लेकर के रूस और भारत की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच रणनीतिक समझदारी साझेदारी के लिए सर्वोच्च संवाद मंच होता है। अब तक भारत और रशिया में वैकल्पिक रूप से 21 वार्षिक शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। पिछला ही शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आपको यहाँ बताते चलें कि वार्षिक शिखर सम्मेलन साल 2000 में शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में शिखर सम्मेलन नहीं हो सका। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। और आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर के अभी भी संशय बरकरार है। विधानसभा परिसर शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हुई। साथ ही इस बैठक के बाद प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान होने की बड़ी संभावना थी है। इससे पहले चुनाव पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजेश शुक्ला ने हर विधायक से अकेले मुलाकात की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही राजेश शुक्ला को विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने को भी कहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी हाईकमान सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, राजेंद्र राणा में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना सकती है। हालांकि प्रतिभा सिंह की जगह उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हाईकमान को कांग्रेस के पर्यवेक्षक ने विवाद खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक उप मुख्यमंत्री बनाने का भी सलाह दिया है। और हिमाचल में विधानसभा चुनाव के बाद अब बात कर लेते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद अब बीजेपी के अंदर नई सरकार के गठन की लगातार कवायद तेज हो गई है। इस सिलसिले में गांधीनगर में विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुना गया। वो 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। विधायक दल की बैठक में राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा, बीएस येदियुरप्पा पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुए। केनू देसाई ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा। सभी विधायकों ने समर्थन दिया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सूत्रों की अगर माने तो भूपेंद्र पटेल भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आज ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष से मुलाकात करके शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण भी उन्हें सौंपेंगे। साथ ही गुजरात मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को तरजीह दी जाएगी, शामिल किया जाएगा, इस पर भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ सलाह मशवरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ધારાસભ્યોની બેઠકમાં પક્ષના નેતાની નિયુક્તિ કરવાની બેઠકમાં આજે ફરીથી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ એટલે કે મારી વરણી થઈ છે એ જવાબદારી નિભાવવા માટેની આપ સૌ સાથે મળી અને નિભાવીશું। આ વખતે मान्य नरेन्द्रभाईना नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी
ભરોસાને ગુજરાતે ફરીથી માન્ય નરેન્દ્રભાઈની જે વિકાસની રાજનીતિ છે એની ઉપર ગુજરાતની જનતાએ ફરી મોહર લગાડી છે અને જે માન્ય નરેન્દ્રભાઈની સંકલ્પ છે કે ગુજરાતને વિકસિત જે દેશો છે એની હરોળમાં લઈ જવું છે એ હરોળમાં લઈ જવા માટેનો પ્રયત્ન દરેક ધારાસભ્ય અમારા સંગઠનના પ્રમુખ શ્રી આર પાટીલજીથી માંડીને બધા જ સાથે રહી એટલે સરકાર અને સંગઠન સાથે રહી અને માન્ય નરેન્દ્રભાઈ અને અમિતભાઈના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાતમાં ફરીથી ભારતીય જનતા પાર્ટી ખૂબ સારી રીતે કામ કરશે. અપેક્ષા હોય જ અને અપેક્ષા રાખવી પણ જોઈએ, પણ એક ગુજરાતની જનતાને એક પૂરેપૂરો ભરોસો છે કે માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી કે અત્યાર સુધી જે વિશ્વાસથી કામ કર્યું છે, લોકોને જે પણ મુશ્કેલી પડે એને બહાર કાઢવા માટે, મુશ્કેલીમાંથી બહાર કાઢવા માટેનો હર હંમેશ પ્રયત્ન કર્યો છે. એ જ રીતે ફરીથી પણ એ પ્રયત્ન કરીશું અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પર મૂકેલો ભરોસો, नरेंद्र भाई पर મૂકેલો ભરોસો તૂટવા ના દે એનું પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખે. गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह, माफ कीजिएगा, शाह ऑडिटोरियम में आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ संवाद किया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि विधायक और पार्षद को मिलकर चलना होगा. साथ ही मनीष सिसोदिया, इनमें से हमने ईमानदारी से काम किया है, ये कहा उन्होंने. साथ ही जब जनता सम्मान करती है तो उसका बहुत सुकून भी मिलता है. हमें आम आदमी पार्टी पर पूरा भरोसा है, जनता पर भी भरोसा है. आपका काम पूरे देश में फैलना चाहिए. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए ये कहा कि सबसे मुश्किल चुनाव था. बीजेपी ने 7 मुख्यमंत्री, 17 केंद्रीय मंत्री और सांसदों को लगाया है. आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई है. रोजाना सुबह फर्जी वीडियो जारी किया गया. सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया गया. मनीष सिसोदिया और कैलाश गहलोत पर कार्रवाई की. हमें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा. साथ ही सारे दुष्प्रचार के बावजूद जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट किया. और सारे दुष्प्रचार के बावजूद जनता ने आपको वोट दिया. इसका मतलब हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में जो कमाया है, जो मेहनत की है, जनता उसको देख रही है. टीवी पे चलाते थे मनीष सिसोदिया सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी. गली में हो रहा होता था कि बीजेपी वाले चोर हैं. गली में जनता कह रही होती थी बीजेपी वाले चोर हैं, लेंटर पे पैसा खाते हैं. मैंने देखा एक सोशल मीडिया पे किसी पत्रकार ने पूछा किसी से, कहता है जी वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये आरोप लगे हैं, ये आरोप लगे, आपको क्या कहना है? वो बोला जी मेरे बच्चे का तो भविष्य बना दिया. ऐसा आदमी जो बच्चों के स्कूल अच्छे करता है वो कोई चोर थोड़ी हो सकता है. तो आप जनता को बेवकूफ़ समझते हो क्या? तो हमने जितने काम किए अभी तक और हमने अपने आचरण के जरिए जो जनता का दिल जीता है वो ये लोग तोड़ नहीं पाए. अब इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी सबकी है. अगले 5 साल में कुछ ऐसा करना कि वो विश्वास और सुदृढ़ हो. ऐसा ना हो जाए कि 5 साल के बाद वो विश्वास जनता का कम हो जाए. हमारे पर विश्वास और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, विश्वास कम नहीं होना चाहिए. जनता का प्यार, जनता की मोहब्बत हमारे प्रति और ज़्यादा अगले 5 साल में बढ़नी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए. सबसे ज़्यादा दुखी जनता भ्रष्टाचार से है. एमसीडी में बहुत ज़्यादा, हर लेंटर पे पैसे लेते हैं, हर काम के पैसे खाते हैं. बहुत ज़्यादा दुखी है जनता. आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सब मेरे से बहुत सारे आप में से उम्र में छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं. तो कुछ छोटे भाई बहन हैं, कुछ बड़े भाई बहन हैं. सबके भाई की तरह मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ देखा है. इनकम टैक्स में भी था मैं, वहाँ भी खूब पैसे कमा सकता था. उसके बाद फिर काफ़ी टाइम एनजीओ में काम किया, सुंदर नगरी की झुग्गियों में रहा. उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, यहाँ भी खूब पैसे कमा सकते थे. लेकिन फिर अगर मैं पैसे कमाता तो फिर मैं
कुछ भी नहीं कर पाता अपनी ज़िंदगी में। अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपका चरित्र और आपका आचरण आपको आगे लेके जाएगा। आप अगर ये सोचो ना कि मैं पैसे कमा लूं और किसी को पता नहीं चलेगा, सब पता चल जाता है सबको, और किसी को पता ना चले ऊपर वाले को तो पता चलता ही है कि नहीं है? भगवान को तो मानते होगे, तो ऊपर वाले को तो पता चलता है जो भी करते हो। ये मान लेना कि अगर पैसे खाने चालू कर दिए तो ये आपका आखिरी मौका है ज़िंदगी का। भगवान ने आपको मौका दे दिया, आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दी, जनता ने आपको जिता दिया। अब यहाँ से आगे का रास्ता आपके ऊपर है। ईमानदारी से काम करोगे, सेवा करोगे, बहुत आगे तरक्की करोगे। और अगर इसी बार लालच में पड़ गए तो ये सोच लेना अगली बार टिकट भी गई और जनता भी गई, सब कुछ गया। उसके बाद बस ये 5 साल ही हैं, उसके बाद और कुछ नहीं है। दूसरी चीज, जो आदमी पैसे खाता है ना वो काम नहीं कर सकता। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का शासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त था और उनके कई काउंसलर जो है वो आम आदमी से काम कराने के पैसे लेते थे, जनता ने उसके खिलाफ गुस्से में आके आम आदमी पार्टी को वोट दिया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन्होंने इतने षड्यंत्र रचे, हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए झूठे वीडियो, झूठी चिट्ठियाँ, झूठे आरोप सारी एजेंसीज़ लगाई गई। लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने इन पे भरोसा नहीं किया और जनता ने कहा नहीं, ये लोग ईमानदार लोग हैं, ये कट्टर ईमानदार हैं, हम इनको वोट देंगे। तो आज मैंने सभी काउंसलर्स को कहा कि आपको इस भरोसे को अगले 5 साल में और सुदृढ़ करना है। आगे आपने अपने आचरण से और अपने काम से जनता का विश्वास जीतना है, और दूसरा बड़ी विनम्रता के साथ सबसे पेश आना है, गुस्सा नहीं करना, किसी से भी नाराज़ नहीं होना। और तीसरी चीज़, सबके काम करने हैं, चाहे कोई बीजेपी का हो चाहे कोई कांग्रेस का हो, काम सबके करने हैं, हमें सबका दिल जीतना है। एक दिन ऐसा आएगा कि दिल्ली में 2 करोड़ के 2 करोड़ लोग आम आदमी पार्टी के होंगे, किसी पार्टी का नहीं बचेगा। हम अपने काम से और अपने आचरण से सब। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 7 दिवसीय स्थापन सप्ताह समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मंच पर मौजूद रहे। महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि दुनिया की 85% जीडीपी पर G20 देशों का अधिकार है, साथ ही 90% पेटेंट पर भी इनका अधिकार है, जिसका नेतृत्व मोदी जी के पास है। इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम है। और मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि तेजी से बदलता और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ता भारत पूरी दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। जितना भारत अपने यहाँ लोगों को आवास देता है, उतने में एक ऑस्ट्रेलिया बस जाता है। भारत में बीते कुछ सालों में 3 करोड़ गरीबों के आवास बनाकर तैयार किए गए और ये आवास उन्हें आवंटित किए गए। कोरोना जैसी महामारी में हर नागरिक के जीवन को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9वें महीने दुनिया के अंदर जो सबसे तेजी के साथ टीकाकरण के लिए कार्य हुआ था, उसमें भारत के अंदर भी भारत ने एक साथ 2 टीके दिए और भारत की 135 करोड़ की आबादी को 135 करोड़ की आबादी को निःशुल्क वैक्सीन, क्या एक नहीं 2-2 डोज तो निःशुल्क दिए ही, प्रिकॉशन डोज भी सब लोगों को फ्री में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की। एक नया भारत है, आज दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना हुआ है।